शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हिंदी आरंभ हो चुकी थी, पार्ट 1 भी इसका आ चुका था। पार्ट 1 में हमने भाषाओं की चर्चा की थी, मतलब भाषा क्या होती है, भाषा के प्रकार कौन से हैं। ठीक है, हमने भाषा के बारे में बताया था। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना या कहना। ठीक, उसके बाद हमने बताया था भाषा के प्रकार में भाषा को 3 प्रकारों में हमने विभाजित किया था। हालांकि भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की ही होती है। अगर 3 प्रकारों की बात की जाए तो होती है मौखिक, लिखित और सांकेतिक भाषा। अगर आपसे पूछे कि भाषा मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, भाषा मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। सांकेतिक भाषा कोई निश्चित इसका रूपरेखा नहीं होती, इसलिए इसे भाषा के प्रकारों में नहीं गिना जा सकता। मैंने इसका कारण भी आपको बताया था कि संकेत के कई अर्थ हो सकते हैं। ठीक है, मैंने ये बताया था आपको, विजय का चिन्ह है, ये अगर संकेत करेंगे तो 2 का चिन्ह है, या किसी और तरीके से ये चिन्ह साइन हो सकता है। ठीक है, मतलब संकेत निर्धारित नहीं होती कि इस संकेत से आप क्या समझेंगे। अगला कुछ समझ सकता है, दूसरा व्यक्ति कुछ समझ सकता है, इसलिए इसे भाषा के रूप में नहीं गिना जाता। ठीक है, अगर आपने इसे पहला पार्ट नहीं देखा है तो अवश्य देख लीजिएगा। अगर पहला पार्ट देखे रहेंगे तो बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, आज हम केवल आपको उस तरीके से पुनरावृत्त करा दे रहे हैं ताकि आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 जुड़ा हुआ महसूस हो। ठीक, मौखिक भाषा हमने बताया था, जो मैं बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप भाषा को समझ रहे हैं, जो भाषा मैं बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा हो रही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ तो ये देवनागरी लिपि में लिख दिया हूँ, ये लिखित भाषा है। ठीक, मौखिक, लिखित, सांकेतिक मैंने बता दिया जहाँ संकेतों का उपयोग होता है। ठीक है, आप देखेंगे ट्रैफिक पे जो ट्रैफिक पुलिस होता है, इधर का करता है तो बाएं, मतलब इधर की गाड़ी या जाए। अब वो किसी भी दिशा में घूम सकता है, उस संकेत का दिशा तो निर्धारित नहीं है, तो इसीलिए सांकेतिक भाषा को इस भाषा के प्रकार में नहीं गिना जा सकता। ठीक है, इधर कर दिया इधर जाए, इधर कर दिया इधर जाए। ठीक है, तो भाषा और भाषा के प्रकार आपने कल पढ़ लिए थे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, मैंने उसे भी बता दिया था। जैसे यहाँ पे मैंने फिर से लिख दिया हूँ, अगर जिनका छूट गया हो तो यहाँ भी लिख सकते हैं। मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? मौखिक भाषा, देखिए, मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई, ये मैं जो बोल रहा हूँ ये मौखिक तरीके से बोल रहा हूँ, तो ये क्या निकल रही है मेरे होठों से? ध्वनियां निकल रही है, ये ध्वनियां निकल रही है। तो आधारभूत इकाई इसकी क्या है? ध्वनियां है। ठीक है, तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ ये मौखिक भाषा है, मेरे ये कंठ से या तालु से, बहुत सारे माध्यमों से, आगे मैं वर्णमाला में आपको बताऊंगा, ये ध्वनियां निकल रही हैं। तो आपसे जब भी पूछे मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई क्या होती है तो आप कहेंगे ध्वनियां होती है। ठीक है, फिर लिखित भाषा की आधारभूत इकाई, अब ये मैंने लिख दिया है, तो कैसे लिखा है? ये वर्णों के माध्यम से लिखा है। ठीक है, देखिए स, क, त, क, इस तरीके से वर्णों के सहारे से हमने लिखा है। तो लिखित भाषा की जो आधारभूत इकाई होती है वो वर्ण होते हैं। ठीक है, आप लिख सकते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, ये मैंने कल बता भी रखा था शायद। भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई पूछ दे तो ध्वनि होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई पूछ दे तो शब्द होती है। कहीं कहीं वर्ण दे देता लेकिन होती शब्द है। ठीक है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई अगर आपसे पूछे तो शब्द होती है, क्योंकि शब्द अक्सर सार्थक में गिने जाते हैं। वर्ण ध्वनियों के आधार पर अगर वर्णों की बात की जाए, सार्थक निरर्थक दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो मौखिक भाषा की आधारभूत इकाई ध्वनि, लिखित भाषा की आधारभूत इकाई वर्ण, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द होती है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। यहाँ से हो सकता है यहाँ से प्रश्न आए। ठीक है, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं रहती है। अब आगे हम पढ़ेंगे भाषा के स्वरूप के बारे में, कि भाषा का स्वरूप होता क्या है। भाषा के स्वरूप की अगर बात की जाए, देखिए स्वरूप मतलब क्या होता है? किसी के रूप में जो परिवर्तन होता है, मतलब या तो बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी हो परिवर्तन, वही स्वरूप होता है। ठीक है, तो अगर भाषा के स्वरूप की बात की जाए, मतलब भाषा का स्वरूप अर्थात भाषा का बदलाव किस तरीके से हो रहा है, तो देखिए भाषा के उस तत्व को हम स्वरूप कहते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया है, जो विकसित होकर आगे बढ़ती रहती है। ठीक है, मतलब भाषा जब अपने आप को धीरे धीरे बदलती रहती है तो वो उसके स्वरूप में उसकी गिनती होती है। ठीक है, मतलब उसे कहा जाता है कि भाषा का स्वरूप बदल रहा है, वो धीरे धीरे विकास की तरफ बढ़ रही है। ठीक, तो भाषा के उस तत्व को स्वरूप कहते हैं जो विकसित होकर आगे बढ़ती रहती है। मुख्यतः इन्हें 5 भागों में विभाजित किया गया है। हालांकि बहुत सारे आपको कहीं कहीं 2-3 भाग मिलेंगे, रहते सब एक ही समान है, बस कुछ में कुछ को समाहित कर दिया जाता है।
हम आपको जो बता रहे हैं 5 भागों में, ये पूरा ओपनली बता रहे हैं, ठीक है। एक एक चीज आपको यहाँ पे बताएंगे ताकि आपको कहीं पे भी शब्दों से संबंधित दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप जानते रहिएगा भाषा के स्वरूप को 5 भागों में विभाजित किया गया है। स्वरूप का यही मतलब होता है कि भाषा का विकास कैसे हो रहा है, ठीक है। तो आप चाहें तो इसे लिख भी सकते हैं। देखिए भाषा का स्वरूप 5 भागों में विभाजित है। बोली है, बोली के बाद उपभाषा जिसे विभाषा भी कहते हैं, फिर आपकी साहित्यिक भाषा या मानक भाषा आती है, फिर राजभाषा आती है, फिर राष्ट्रभाषा आती है, ठीक है। इस तरीके से ये क्या इसका स्वरूप चल रहा है। देखिए यहाँ से भाषा बोली के रूप में निकली, फिर वो विभाषा उपभाषा बनी, फिर वो मानक भाषा साहित्यिक भाषा बन गई। दोनों का मतलब एक ही होता है, मतलब मानक भाषा बन गई अर्थात उसमें मानकीकरण हो गया। उसके बाद वो राजभाषा बनी, फिर राष्ट्रभाषा बनी। अब हम एक एक को देखेंगे कि बोली का मतलब क्या होगा, विभाषा उपभाषा मतलब मानक भाषा क्यों कहते हैं, और राजभाषा राष्ट्रभाषा क्या तात्पर्य है, ठीक है। तो भाषा के स्वरूप से आप परिचित हो चुके होंगे। अब एक एक को हम विस्तृत तरीके से देखेंगे। देखिए भाषा के स्वरूप की बात की जाए तो हमने भाषा के स्वरूप को 5 प्रकारों से आपको विभाजित करके बताया था। पहले भाषा सर्वप्रथम रूप में क्या थी, बोली थी। बोली से वो विकास हुआ, उसका उपभाषा या विभाषा बनी। विभाषा उपभाषा से विकसित होती है तो मानक भाषा या साहित्यिक भाषा जिसे कह सकते हैं, या परिनिष्ठित भाषा कह सकते हैं। अभी मैं उनकी व्याख्या करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ती है तो राजभाषा, राजभाषा से किसी राष्ट्र की भाषा बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से भाषा का जो स्वरूप है ये परिवर्तित होता जाता है। मैंने एक एक को विस्तृत बताने की बात कही थी, उसी से शुरुआत करते हैं। भाषा के स्वरूप में पहला मैंने बताया था आपको बोली। बोली होती क्या है, ठीक है। स्वरूप में सबसे पहला क्या था, बोली। तो इससे यह तात्पर्य होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। देखिए यहाँ पे यह भाषा का सबसे छोटा रूप है, ठीक है। भाषा का जो सबसे छोटा रूप होता है वो बोली होता है। अगर आप समझिए कोई भी भाषा है तो सर्वप्रथम उसको बोला गया होगा। मनुष्य भाषा सीखा तो सर्वप्रथम क्या बोलना सीखा होगा, ठीक है। तो बोला गया तो क्या हो गया, सबसे छोटा रूप हो गया। किसी भी भाषा का सबसे छोटा रूप बोली होती है, क्योंकि हम भाषा को सर्वप्रथम बोलना ही सीखते हैं, फिर उसके बाद लिपियों का विकास होता है, धीरे धीरे उसे लिखना सीखते हैं, ठीक है। तो इतना जानते रहिए, अगर आपको पूछ दे कि भाषा का सबसे छोटा स्वरूप रूप क्या होता है तो आप कहेंगे भाषा का सबसे छोटा रूप है बोली, ठीक है। अब देखिए बोली का क्षेत्र बहुत सीमित होता है। जैसे अगर हम भोजपुरी बोली की बात करें, ठीक है। अब तो हालांकि ये व्यापक माने फैल गई, लेकिन अगर इसे हम बोली की दृष्टि से देखें तो ये सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। जैसे बिहार के भोजपुर से भोजपुरी निकली, लेकिन इधर आते आते जौनपुर की तरफ अदर बढ़ते बढ़ते क्या हुआ, इसका रूप विघटित हो गया। टूटी जो वर्ण शब्दों का उपयोग करते थे, जो अक्सर में जो भोजपुरी होती है वो भी उसका एक कुछ शब्द होते हैं, ठीक है। लेकिन वो जब विस्तृत होती गई तो उसके शब्दों में बिखराव होता गया, मतलब कुछ ध्वनियां यहाँ अलग तरीके से निकलने लगी, फिर क्षेत्र बढ़ा, ध्वनियां दूसरी बदल गई, तो वो स्वयं में अपने अपने रूप में क्या हो गई, विकसित होती चली गई। मतलब उसका क्षेत्र दायरा सिमटता गया, मतलब कुछ क्षेत्र की कुछ ध्वनियां, कुछ क्षेत्र की कुछ ध्वनियां। तो इसीलिए कहा जाता है कि बोली जो होती है इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है। भोजपुरी बिहार के भोजपुर से उत्पन्न हुई है, ठीक है। लेकिन बोली का कोई अपना एक इतिहास नहीं होता। जैसे आदमी क्या करता है, जैसे हम अपने घरों में क्या करते हैं, एक भाषा बोलने लगते हैं, ठीक है। अब वहां के परिवेश में जितने लोग होते हैं सब उसी भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। तो हम क्यों करते हैं, हमारी सहूलियत के अनुसार। अगर घर में खड़ी हिंदी की बात हो रही है तो खड़ी हिंदी कौरवी बोली जाएगी तो सारे सदस्य बोलने लगेंगे। अगर भोजपुरी बोली जा रही, सारे सदस्य भोजपुरी बोलने लगेंगे। कोई भी भाषा बोलेंगे तो सारे लोग सहूलियत के अनुसार उसी भाषा का प्रयोग करने लगेंगे। तो भोजपुरी का विकास कैसे हुआ या बोली का विकास कैसे हुआ, देखिए बोली सीमित क्षेत्र में होती है, तो सीमित क्षेत्र में वही लोग होंगे, जैसे कोई समूह हो गया या कोई परिवार हो गया, वो एक सीमित होता है, वहां अपनी अपनी बोली बोली जाती है ताकि सभी लोग समझ पाए, ठीक है। उसी अनुसार सब बोलते हैं अपनी सहूलियत के अनुसार। तो इसके जन्म का कोई इतिहास नहीं होता, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। सामान्य जनता इसे क्या करती है, अपने सहूलियत के अनुसार इसका विकास कर लेती है, अपने समूह या घरों में इसका प्रयोग करती है, ठीक है। इसका स्वरूप क्या होता है, इसका क्षेत्र भी सीमित होता है, मैंने बताया सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है। व्यापक तो फैलती है लेकिन इसकी भाषा टूट फूट जाती है, मतलब कुछ शब्दों की ध्वनियां वहां दूसरी होती है, यहाँ दूसरी होती है। अब बिहार के भोजपुर में जो भोजपुरी होती है, इधर के पूर्व के क्षेत्रों में वो भोजपुरी होती है, लेकिन उसकी ध्वनियां भिन्न हो जाती है, ठीक है। आप जानते होंगे, आप सुने भी होंगे, ठीक है। वहां की ध्वनियां कुछ अलग तरीके से उच्चारित होती है, यहाँ की कुछ अलग तरीके से, ठीक है। जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है, देखिए जब बोली सीमित क्षेत्रों से होते होते जब विस्तृत होने लगती है, जब इसका क्षेत्र बढ़ने लगता है धीरे धीरे, मतलब उस प्रकार की बोली का और विकास होने लगता है, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, विभाषा में परिवर्तित हो जाती है।
मतलब जैसे जैसे इसका क्षेत्र बढ़ेगा ये दूसरा रूप बदल लेगी, क्योंकि हम भाषा के स्वरूप की बात करें, स्वरूप मतलब बार बार बदलता रहेगा। ठीक है, जैसे बोली थी, बोली से जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है तो इसमें क्या होता है, साहित्यिक रचनाएं आरंभ हो जाती है थोड़ी बहुत। ठीक है, कहीं कहीं ऐसे आंचलिक उपन्यास या नाटक आप देखेंगे जिसमें लोकल बोलियों का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? ताकि क्या हो, उसमें कुछ रसानंद आ जाए। लोकल बोलियां लेंगे लोग ज्यादा लाइक करेंगे। ठीक है, जैसे आप भोजपुरी की मूवियों को पूर्वांचल के तरीके के लोग ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि इसमें लोकल भाषा बोलियों का प्रयोग होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, धीरे धीरे उसका क्षेत्र बढ़ने लगता है, तो धीरे धीरे उसमें साहित्य की रचना आरंभ हो जाती है, या साहित्यकार उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उसमें रचनाएं जब शुरू हो जाती है तो उसका स्वरूप क्या होता है, बदलने लगता है। ठीक है, तो वही कहा गया कि जब बोली का क्षेत्र विस्तृत होने लगता है और कुछ साहित्यिक रचनाएं लोकप्रिय होने लगती हैं, तब बोली विभाषा बन जाती है। मतलब अब देखिए, बोली से वो कहाँ बदल गई, विभाषा या उपभाषा में। देखिए एक क्रम में दर्शा रहा हूँ, बोली थी, बोली से जब उसमें साहित्यिक रचनाएं आने लगी, उसका क्षेत्र धीरे धीरे बढ़ने लगा, तो वो किसमें बदल गई, विभाषा में या उपभाषा में बदल गई। अब यहाँ से जब आप विभाषा उपभाषा को जान लेंगे तब आप फिर उसका स्वरूप बदल जाएगा, ये क्रम बढ़ता जाएगा कहाँ तक, राष्ट्रभाषा भाषा जब बन जाएगी साहित्यिक रूप से तब तक। ठीक है, तो बोली आप समझ पाएंगे। बोली के विषय में बस आप इतना जानते रहिए कि एक सीमित क्षेत्रों में बोली जाती है, अपनी सहूलियत के अनुसार इसका विकास हो जाता है। ये कहीं कहीं आंचलिक नाटकों कथानकों में देखने को मिलती है, ताकि उसको पढ़ने से कुछ आसपास के लोग अपनी भाषा को अगर जानते हैं तो उनमें क्या होती है, रसानंद की अनुभूति होती है। तो धीरे धीरे जब साहित्य उसके अनुसार ढलने लगता है तो इसका क्षेत्र बढ़ने लगता है। जब क्षेत्र बढ़ने लगता है तो बोली कहाँ हो जाती है, विभाषा या उपभाषा का रूप ले लेती है। ठीक है, यही बोली थी। एक चीज पूछ भी सकता है, भाषा का सबसे छोटा रूप क्या होता है, तो आप कहेंगे बोली होती है। ठीक है, तो ये भाषा के रूप में पहला थी बोली। अब बोली से कहाँ चले गए हम, विभाषा या उपभाषा में। दूसरा क्या देखेंगे, विभाषा या उपभाषा। देखिए बोली के बाद आती है विभाषा या उपभाषा। ठीक है, अब विभाषा उपभाषा क्या होती है, स्वरूप बदल रहा है, बोली से स्वरूप बदला, विभाषा या उपभाषा में आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे, बोली को हमने देख लिया, विभाषा या उपभाषा ये क्या है। ठीक है, देखिए बोली से इसका क्षेत्र थोड़ा सा विस्तृत रहता है, मतलब बोली जितना सीमित रहती है उससे थोड़ा सा विस्तृत रूप विभाषा या उपभाषा को होता है। ये बोलियां ही है जिनका रूप बढ़ रहा है। ठीक है, ये बोली ही है जिसका रूप बढ़ रहा है, विस्तृत हो रहा है, तो विभाषा या उपभाषा में काउंट की जाती है। ठीक है, ये देखिए मैंने आपको बताया था कि भोजपुरी, जो भोजपुर बिहार से उसकी ध्वनियां कुछ अलग है, फिर जब वो विस्तृत होती गई तो उसकी ध्वनियों में टूट फूट हो गई, परिवर्तन हो गया। तो मतलब विभाषा के अंतर्गत अनेक प्रकार की बोलियां होती है, जिनमें स्थान विशेष के आधार पर भेद भी होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, एक विभाषा में स्थानीय भेदों के आधार पर कई प्रकार की बोलियां होती है, मतलब बहुत सार। अब वहां के भोजपुर की भोजपुरी और यहाँ की भोजपुरी या अवधी भाषा या ब्रज भाषा, इन सभी को मिला के जो इनकी टूट फूट होती है, उनके संयुक्त रूप से ये विभाषा का रूप धारण करने लगती है। क्योंकि अब इन भाषाओं, इन बोलियों में क्या हो गई, साहित्यिक रचनाएं आरंभ हो गई। इसका मुख्य बिंदु होता है कि इसमें साहित्यिक रचनाएं अब मिलने लगती हैं, जैसे आपको अवधी में मिलने लगेगी, ब्रज भाषा में मिलने लगेगी। ठीक है, तो विभाषा क्या होती है या उपभाषा क्या होती है, ये बोली का ही विस्तृत रूप है। बोली इतना सीमित रहती है, विभाषा धीरे धीरे बोली का जब रूप बढ़ने लगता है, जब बोली का रूप बढ़ने लगता है तो वो विभाषा या उपभाषा में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इन सभी चीजों को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको समझने में आसानी रहेगी। इसका क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक विभाषा मैंने आपको बताया, अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो इसमें परिवर्तन होता रहता है इनकी ध्वनियों में, उन सबको संयुक्त रूप से, मतलब स्थान भेद के आधार पे जो परिवर्तन होता है उनको अगर संयुक्त कर देंगे तो वही विभाषा हो जाती है। क्योंकि वो बोलियां भोजपुरी से ही निकली है, लेकिन उनको संयुक्त करेंगे तो वो विभाषा में हो जाएंगे। ठीक है, इसमें साहित्यिक रचनाएं मिलने लगी। बोली में साहित्यिक रचना नहीं होती, अगर बोली में साहित्यिक रचना हो रही है तो वह स्थानीय भाषा को लेके होगी। मतलब मैंने कहा ना कि जैसे कोई नाटक होता है, अधिक अंशतः कोई नाटक या कथानक होता है तो उसमें वहाँ की लोकल बोलियों को इसलिए प्रयोग कर दिया जाता है ताकि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उसे ज्यादा पसंद करें। ठीक है, हालांकि जब साहित्यिक रचना होने लगती है बोली में तो वो बोली न रहकर विभाषा या उपभाषा हो जाती है। ठीक है, इसमें साहित्यिक रचनाएं मिलने लगती है। जैसे अगर आप बात करें बिहारी हिंदी, आप बात कर सकते हैं अवधी ब्रज भाषा या पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, ये क्या हो गई, बोली से अब ये विभाषा या उपभाषा बन गई, कारण इनमें साहित्य की रचनाएं कहीं कहीं देखने को मिलने लगी है। ठीक है, अब देखिए हमने बोली से कहाँ पहुंच गए हम, पहले हमने बोली देखा, भाषा के स्वरूप में बोली से बदला, क्या हो गया, विभाषा या उपभाषा हो गया। अब विभाषा या उपभाषा से बदलेगा तो क्या हो गया, ये मानक भाषा का रूप धारण कर लेगा। ठीक है, ये बोली ही है जो अपना स्वरूप बदल के आगे बढ़ रही है, इसका क्षेत्र विकसित हो रहा है
और इसमें रचनाएं आरंभ हो रही, मानक रूप धीरे धीरे धारण करके मानक भाषा बन जाएगी, फिर ये किसी राष्ट्र की राजभाषा बन सकती, फिर किसी राष्ट्र की राष्ट्रभाषा बन सकती है। ठीक है, तो हमने आज बोली और विभाषा या उपभाषा को देखा। कल के पार्ट में हम मानक भाषा, राजभाषा और राष्ट्रभाषा का अध्ययन कर लेंगे। उसके बाद भाषा का स्वरूप पूर्णतः समाप्त हो जाएगा। हम पढ़ चुके होंगे भाषा क्या है, भाषा के प्रकार क्या होते हैं और भाषा का स्वरूप क्या होता है। ठीक है, फिर हम अपनी हिंदी भाषा को अध्ययन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हिंदी भाषा है, उसको समझने से पहले भाषा को समझना होगा कि भाषा होती क्या है। ठीक है, उसी के अनुसार आपका चल रहा है। तो आज पार्ट 2 यहीं पे समाप्त करते हैं।